बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चार बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी खबर है जहांगीर तरीन के हवाले से। जहांगीर तरीन ने माफ़ी मांग ली है इमरान खान से। एक वीडियो क्लिप उनका इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी बताऊँगा कि इमरान खान हमेशा सही थे जहांगीर तरीन के हवाले से और जहांगीर तरीन ने माफ़ी क्यों मांगी है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेलर के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है इसका आगाज हो चुका है। नोटिस जारी किए गए हैं। ये अहम तरीन मामला है। जो सुप्रिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, वो हुक्म नहीं मान रहे अदालत का। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा और साथ ही साथ अडयाला जेल के अलावा इस्लामाबाद के भी जो आईजीज वगैरह हैं या पुलिस अफसरान हैं जिनके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया गया था। बहुत कोशिश की गई, बहुत जोर लगाया गया, लेकिन जज बाबर सत्तार डटे हुए हैं और तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी और सजाएं भी होंगी। आज इस केस की अदालती प्रोसीडिंग भी हुई है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूंगा और आखिर में नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा सलमान अकरम राजा की बड़ी एक ज़बरदस्त हिकमत अमली सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के बाद जो उम्मीदवार थे आज़ाद, इनको डिक्लेयर किया गया जी कि ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन असल में ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़ रहे थे। कागजात नामजदगी में पीटीआई लिखा हुआ था। इस पर सलमान अकरम राजा ने बड़ा अहम स्टेप लिया है जिसका फ़ायदा होगा इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इन पर पार्टी डिसिप्लिन लागू होगा। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ करता हूँ सलमान अकरम राजा साहब के इसी अहम तरीन इकदाम के हवाले से। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में उनकी जानिब से जो दरखास्त है वो दायर की गई है। अब बुनियादी तौर पर हुआ क्या है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया, उम्मीदवार सारे के सारे इनके आज़ाद हो गए और आज़ाद उम्मीदवारों का ये फ़ायदा होगा दूसरों को, या ये फ़ायदा लिया जाएगा कि इनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं होता तो इनको हम अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन लड़ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से हैं तो कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अगर लड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से रहे हैं, उनका जो कागजात नामजदगी है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा है, तो ये बाद में कैसे अपनी मर्जी करेंगे। अगर अपनी मर्जी करनी है तो अभी अपनी मर्जी आप करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से फिर ना लड़ें। तो सलमान अकरम राजा ने कानूनी चाल इसमें यह चली है कि क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्हें भी इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया है, तो एक दरखास्त ले गए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में। इसमें उन्होंने क्या कहा है जी कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि बैलेट पेपर पर इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार लिखा जाए। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ 96 से इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर पीटीआई से इंतखाबी निशान लिया गया, लेकिन पार्टी अभी भी मौजूद है। और ये वो सबसे अहम तरीन नुकता था। बल्ले का निशान तो आपने ले लिया, लेकिन पार्टी अभी भी मौजूद है और रजिस्टर्ड है, उसको कालादम करार नहीं दिया गया। और अगर सलमान अकरम राजा यहाँ पर अपने हक में फैसला लेने में कामयाब हो जाते हैं कि ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि पीटीआई के उम्मीदवार हैं, तो इससे क्या होगा कि वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार वो पार्टी डिसिप्लिन के अंदर जो कि अभी लागू होते हैं उनके ऊपर अदालती एक स्टैंप लग जाएगी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। फिर वो जो प्लान था जी कि आज़ाद को हम अपने साथ मिला लेंगे, वो प्लान कामयाब होने नहीं वाला क्योंकि इनके ऊपर पार्टी डिसिप्लिन लागू होगा। तो ये अहम तीन स्टेप है जो कि सलमान अकरम राजा की जानिब से लिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, बड़ी खबर है जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। जहांगीर तरीन का पहले तो मैं बयान आपके सामने रखता हूं जी। उन्होंने क्या बयान दिया है। बेसिकली इमरान खान और बुशरा बीबी से इख्तलाफात कैसे हुए, इस पर नदीम मलिक हैं जो शो करते हैं एंकर पर्सन, उनको उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और इसमें जो कहानी थी उन्होंने वो सुनाई। अच्छा, इन्होंने उसमें क्या कहा जी, इसमें वो कहते हैं जी कि इमरान खान से इख्तलाफात के आगाज़ के हवाले से बताया कि मुझे खावर मानिका के छोटे भाई रज़ा का फ़ोन आया। वो कहने लगा कि मैंने मिलना है। मैंने कहा आ जाओ। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं मिलना, प्राइवेट में मिलना है। मैंने कहा ठीक है आ जाएं। वो मिलने आए और मुझसे बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से बात की। मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं, आप गलत आदमी के पास आए हैं।
आपको ऐसी बात करने में शर्म आनी चाहिए। ये हमारा मामला नहीं है, आपका फैसला है, जो करना है वो करे। जहांगीर तरीन ने कहा जी खबर मानिका के भाई कहने लगे कि आप अपने लीडर इमरान खान को बचा लें। मैं सारी रात सोया नहीं। मेरे पास दो रास्ते थे कि चुप रहता और सीने में रखता या फिर इमरान खान के साथ बात करता। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इमरान खान को ये बात बताऊं। मैंने इमरान खान को फ़ोन किया और मिलने के लिए कहा। इन्होंने कहा आ जाएं। जहांगीर तरीन के मुताबिक खबर मानिका के भाई ने मुझे बताया कि मैंने इमरान खान जो बताया मैंने इमरान खान को बता दिया। इमरान खान ने इस पर नागवारी जाहिर की, इनके तासरात अच्छे नहीं थे। फिर इमरान खान ने मुझे कहा कि आपने इनसे मुलाकात क्यों की। मैंने कहा मेरे दरवाजे खुले हैं, मैंने सुन लिया, मेरा काम है आपको बताना, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, इसके अलावा जी खबर मानिका के छोटे भाई मेरे पास बुशरा बीबी से मुतलिक पैगाम लेकर आए जो मैंने सोच समझ कर इमरान खान को बताया। फिर इसके बाद वलीमे की तकरीब में बुशरा बीबी ने मुझसे नाराज़गी का इजहार किया और इसके बाद ताल्लुकात में दरार आ गई। जहांगीर तरीन ने कहा इमरान खान का दोस्त था और मैंने दोस्ती के तहत ही सब कुछ इनके सामने रखा। अच्छा, इसमें बेसिकली वो ये कह रहे थे कि इमरान खान के साथ जो ताल्लुकात वगैरह बुशरा बीबी के, तो वो ठीक नहीं है और आप इन ताल्लुकात को रोकें और इस किस्म की जो सारी बातें थी। तो इमरान खान ने जाकर जहांगीर तरीन ने जाकर इमरान खान को बताया तो वो नाराज़ हुए। तो बाद में बुशरा बीबी जो है वो नाराज़ हुई। अब नाज़रीन, जहांगीर तरीन का जो एक भरम था कि वो बड़े रख रखाव वाले सियासतदान है, आखिर इमरान खान के ऊपर ये जो सारे घटिया हमले हुए, ज़ाती ज़िंदगी उनकी जो डिस्कस हुई, दत में निकाह केस और ये सारा कुछ हुआ, सब बातें तो हो ही रही थी। लेकिन अब जहांगीर तरीन ने भी ये जो हमला है या इस तरह की बात करने के बाद उन्होंने भी अपना असल बता दिया कि वाकई अगर इमरान खान ने आपको अलहदा किया था तो इमरान खान का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। आप इमरान खान की दोस्ती के बिल्कुल काबिल नहीं थे। अब इस बयान के बाद यकीनी तौर पर उन्हें हुआ होगा ऐसा एहसास कि उन्हें ये नहीं देना चाहिए था। तो एक उन्होंने ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि मेरी इंटेंट बिल्कुल इस तरह से नहीं थी जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। लेकिन पोर्ट्रे क्या किया जा रहा है, जाहिर सी बात है। आपने एक बात कही कि खबर मानिका के छोटे भाई मेरे पास आए और उन्होंने इस तरह से बुशरा बीबी के हवाले से बातें की, हालांकि उनको वैसे उनको भी नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल फिर आपने जो पैगामात वगैरह हैं वो दिए और ये बात आप इस तरीके से टीवी के ऊपर आके कहना और ज़ाती अटैक करना, तो आपका जो एक इमेज था रख रखाव का, तो वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इमरान खान के अगेंस्ट बाकी सारे लोगों ने तो किया ही किया। ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि जहांगीर तरीन इस हद तक जाएंगे, यानी कि सियासी तौर पर तो आपने पार्टी बनाई, सारा कुछ किया, वो ठीक हो गया, लेकिन बिल्कुल आप निजी ज़िंदगी के ऊपर आके पर्सनल अटैक इस तरीके से करेंगे, एटलीस्ट मैं जहांगीर तरीन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह से करेंगे, लेकिन खैर उनकी जानिब से किया गया। और बाद में फिर उन्होंने वजाहत कीजिए कि मेरा इस तरह की इंटेंशन जो थी वो नहीं थी। लेकिन इंटेंशन क्या नहीं थी, बात तो आपने कर दी। तो बहरहाल इस हवाले से जो वीडियो क्लिप है जहांगीर तरीन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा और बिल आखिर एक मरतबा फिर से ये चीज़ साबित हुई है कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन के हवाले से भी जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल दुरुस्त था। शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। शेख रशीद की रिश्तेदारों से मुलाकात ना करवाने पर सुप्रीडेंट जेल को तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी हुआ है जी। और शेख रशीद अहमद साहब जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है, वो जेल में है, लेकिन अदालत ने हुक्म दिया था जी कि इनकी रिश्तेदारों से जो मुलाकात है वो करवा दें। और इस मुलाकात के हवाले से अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन जो सुप्रीडेंट थे जेल के, उन्होंने हुक्म के बावजूद जो मुलाकात है वो नहीं करवाई, जिस पर अब उन्हें तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी हो गया है। और इस पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अदालतों के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने के ऊपर जज बाबर सत्तार की जानिब से जो स्टैंड लिया गया है वो अभी भी उस मामले के ऊपर डटे हुए हैं। हालांकि बड़ा ये प्रेशर और बड़ी ये कोशिशें थी कि किसी तरीके से जो तौहीन अदालत का मामला जज बाबर सत्तार की जानिब से लिया गया है वो किसी तरीके से टल जाए। ये बेसिकली डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन एसएसपी ऑपरेशंस जो है इनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला था, जो कि इस्लामाबाद में इन्होंने एमपीओ ऑर्डर्स जो थे वो जारी किए थे। हालांकि अदालती अहकामात भी थे और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी भी की और फिर बाद में आकर कभी अदम एतमाद कर दिया, तो कभी क्या किया तो कभी क्या किया। लेकिन बाबर सत्तार साहब इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं कि नहीं, ये जो आपने काम किया अदालती हुक्म ना
मानकर जो कार्रवाई है वो तो होगी ही होगी। और इसका जाहिर सी बात है, अब ये शेख रशीद के केस में भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं, तो जाहिर सी बात है एक जो मैसेज है वो फिर अगर एक अदालत से जाए तो फिर सारी अदालतों में वो मैसेज पहुंचता है कि एक जज डट कर खड़ा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा ज़रा एक जाहिर सी बात है आपका जब साथी जज स्टैंड ले ले तो फिर दीगर भी जो आपके आसपास होते हैं उनमें भी एक जो कॉन्फिडेंट है वो भी आता है। बहरहाल इस्लामाबाद के 3 थानों का रिकॉर्ड अदालत की जानिब से तलब किया गया है कि आपने जो हमारा ऑर्डर था और फिर उसके बाद आपने जो MPO ऑर्डर्स हैं वो कितने जारी किए। इन्होंने बेसिकली शहरियार अफरीदी और शादाना गुलजार के अगेंस्ट MPO ऑर्डर जो थे वो जारी किए थे। तो बहरहाल जी इसके ऊपर आज की जो समाअत हुई है इस पर एक तो अदालत ने सारा ये रिकॉर्ड तलब किया है, तौहीन अदालत की कार्रवाई रुक नहीं रही, तौहीन अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी। और बाबर सत्तार साहब ने ये आज रिमार्क्स में कहा है कि कोर्ट की हिकमत अमली आपने नहीं बनानी, हमें पता है कि कैसे हमने चलना है। क्योंकि जो वकील थे SSP के उन्होंने कुछ एतराज़ात वगैरह उठाए थे, फिर बाबर सत्तार साहब ने कहा जी कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, जिन्होंने तौहीन की है इन्हीं का ये रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कीपर पुलिस स्टेशन थाना मारगला मुतलका दस्तावेज़ात के साथ बयान रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने आज करवाया है। अच्छा, फिर इसी तरीके से आगे जो मज़ीद समाअत हुई है जी उसमें आपको जो वकील वगैरह हैं उनका जो मौक़िफ़ है जी वो भी आपके सामने रखता हूँ जी कि वकील SSP ने कहा है जी कि अगर हम किसी पर जिरा करना चाहेंगे तो वो ऑर्डर में लिखिएगा, और रिकॉर्ड कीपर पर आप जिरा नहीं कर सकती, DC साहब पर आप जिरा कर सकते हैं। यह अदालत ने कहा DC इस्लामाबाद ऑफिस के रिकॉर्ड कीपर को मई से सितंबर 2023 तक तमाम नज़रबंदी के आर्डर्स अदालत जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। 342 के लिए हम अब पहले सवालनामा तैयार करेंगे। तो बहरहाल ये आर्गूमेंट्स वगैरह चलते रहे हैं, लेकिन मेन इसमें चीज़ ये है कि जज बाबर सत्तार की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और रिकॉर्ड और जिरा वगैरह ये कार्रवाई आगे चल रही है। और इसमें कानून के मुताबिक जो बाबर सत्तार साहब ने भी आज कहा कि इस केस में जेल या जुर्माना बनता है, आपने इन सब पर अदालत को मुतमईन करना है, इंसाफ होना चाहिए, मुझे इस चीज़ से गर्ज है, आप सब के होते हुए मुतमईन हूँ कि मैं भी कोई गलती ना करूं। और समाज 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी, यानी कि इलेक्शंस के बाद। तो बहरहाल ये वो पुलिस अफसरान थे जिन्होंने इस तरह से MPO ऑर्डर जो थे वो जारी किए, और अब बाबर सत्तार की जानिब से इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की भी जा रही है। और दूसरा रावलपिंडी में शेख रशीद साहब के उस पर भी हुक्म नहीं माना गया, तो उनको भी तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो अदालत की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। आखिर में नाजरीन, रिटायर्ड जजिस के खिलाफ या रिटायर्ड या मुस्ताफ़ी जजिस के खिलाफ कौंसल को कार्रवाई से रोकने का एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। यानी कि असल ये सारा मामला इस तरह हुआ है कि मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ कौंसल में कार्रवाई चल रही थी और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, तो वो अब मुस्ताफ़ी जज हो गए या रिटायर जज हो गए, तो उनके खिलाफ कौंसल कार्रवाई नहीं कर सकता था। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का फैसला था। लेकिन काजी साहब की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई गई, ख़त्म नहीं की गई, और अब हुकूमत की जानिब से एक अपील दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था जिसमें उन्होंने कहा था जी कि मुस्ताफ़ी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, उस फैसले को ख़त्म किया जाए, उसको चैलेंज किया गया है। और ये जो अपील का एक टाइम होता है वो एक्सीड कर चुका था, और उसके बाद ये जो अपील है वो दायर कर दी गई। यानी कि एक अपील का लेट से कहेंगे 30 दिन होते हैं, कोई फैसला आ गया, उस फैसले के खिलाफ अपील आप 30 दिन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन से ज़्यादा गुजर गया टाइम, 30 के 45 दिन, और तब जाकर ये अपील दायर की जा रही है, तो ये अपील दायर ही नहीं की जा सकती थी। लेकिन बस चूंकि अपनी अदालतें हैं, अपना सारा मामला है, तो ठीक है भाई, सब कुछ करते रहें, कानून की खिलाफ वर्जियाँ भी होती रहें, और वैसे तो गरीब कुछ काम कर दे तो वो कानूनी खिलाफ वर्जी होगी, लेकिन ख़ुद कोई काम करे तो वो हलाल कानूनी खिलाफ वर्जी होगी। तो ये हुकूमत की जानिब से जो अपील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, और इसमें फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी, और जस्टिस ज़ाहिर के खिलाफ भी जो कार्रवाई है फिर उसको भी इसी तरह से किया जाएगा जी कि आगे बढ़ाया जाएगा। इवन के जस्टिस जावेद हसन साहब तो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, उनके खिलाफ तो कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन जस्टिस ज़ाहिर अकबर नकवी जो हैं उनके खिलाफ रेफरेंस ये चल रहा है। तो इससे आप एक ये चीज़ भी प्रूव होती है कि जो ये ख्याल किया जाता था कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के जो मुखालिफ ग्रुप के जजेस हैं उनको वो उनके वो मुखालिफ हैं, लेकिन बंदयाल ग्रुप से जो ताल्लुक़ रखते थे तो उन्होंने तो इस तरह का कोई काम नहीं किया। लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कुर्सी के ऊपर बैठे तो वो उनके खिलाफ इस तरह से कार्रवाइयाँ कर रही हैं, यानी कि इस्तीफ़ा देने के बाद
कार्रवाई नहीं हो सकती थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद था। लेकिन काजी साहब ने क्या किया, इस्तीफ़ा देने के बाद कार्रवाई भी जारी रखी और वो जो फैसला था वो भी हुकूमत ने चैलेंज कर दिया। तो इससे क्या चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, साफ पता चलता है कि वाकई आपकी उनके साथ बनती नहीं थी या वो आपके मुखालिफ थे, तो इसलिए जो कार्रवाइयाँ वो की जा रही हैं। बाकी ये सवाल अपनी जगह पर है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो दुरुस्त था या नहीं था, ये सारा अपनी जगह पर मामला। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल है वो भी अहम है। राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।